स्वागत है आप सभी का यूथ इंजीनियर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की कुछ नई प्रॉब्लम के साथ आपके सामने आए हैं। आज हम जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं वो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की हैं और एसएससी जेई 2017 के एग्जाम में आई हुई हैं। जैसा कि हम सबको मालूम है कि एसएससी जेई का जो पेपर 2 एग्जाम होता है उसमें 6 क्वेश्चन आते हैं और हमें 5 क्वेश्चन करने पड़ते हैं। तो हर क्वेश्चन 60 मार्क्स का होता है और क्वेश्चन में जो सब पार्ट्स होते हैं तो इसलिए एक क्वेश्चन 15 मार्क्स का देखने को मिलता है। तो जो ये क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है ये 17 में आया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 है और 15 मार्क्स के 2 क्वेश्चन है जो कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं। तो आइए देखते हैं पहला प्रॉब्लम और दूसरा प्रॉब्लम। पहला प्रॉब्लम फोर्स एनालिसिस का है और दूसरा प्रॉब्लम फ्रिक्शन का है। तो पहले हम लोग प्रॉब्लम 1 है उसको देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि three forces 2p 3p 4p acts along the three sides of an equilateral triangle of side 100 millimeter taken into order and the magnitude and position of the resultant force। ध्यान से देखा जाए तो कुछ शब्द इस क्वेश्चन में बड़े इंपॉर्टेंट हैं जो बहुत हेल्प करेंगे। जैसे पहली बात है कि हमारा जो ट्रायंगल है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, बहुत ध्यान दीजिएगा। समबाहु त्रिभुज है। जैसा आपने समबाहु त्रिभुज कहा, इक्विलेटरल ट्रायंगल कहा, सारी प्रॉपर्टीज दिमाग में घूम जानी चाहिए। दूसरी बात कह रहा है कि जो सारे फोर्सेज लगे हैं वो एक ऑर्डर में लगे हैं, एक क्रम में लगे हैं। तो क्रम में होने का मतलब एक साइक्लिक प्रोसेस में लगे हैं। अभी देखते हैं डायग्राम से, इसका पहले डायग्राम बनाए और उन सारे फोर्सेस का हमें जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड निकालना है कि कितना है और उसकी पोजीशन निकालना है कि रिजल्टेंट फोर्स जो परिणामी बल है वो कहाँ लग रहा है। तो परिमाण और लोकेशन, कितना और कहाँ, ये दो बातें हमें निकाल के देनी है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहले तो एक हम समबाहु त्रिभुज बनाने की कोशिश करें और कुछ ऐसे बनेगा। समबाहु त्रिभुज मतलब सारी भुजाएं बराबर और अंदर के तीनों जो एंगल होंगे वो 60-60 डिग्री के होंगे। मैंने कोशिश किया है कि ऐसे ही दिखाई पड़े। ठीक है, आप भी हमारे साथ बनाइए। अच्छा, इसमें अगर हम एज्यूम कर लें कि ये पॉइंट ए है, दिस पॉइंट इज बी एंड दिस पॉइंट इज सी, तो आपको गिवन क्या है कि जो गिवन है वो दिया है कि ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए और ये वैल्यू है 100 मिलीमीटर। ये हमें गिवन है। अच्छा, इसी जो ट्रायंगल है इसकी साइड के अलोंग 3 फोर्स लग रहे हैं जो कि क्रम में लग रहे हैं। क्रम का मतलब ये हुआ कि अगर हमने पहला फोर्स ए बी दिशा में माना, ए बी पर लग रहा है और ए से बी की तरफ जा रहा है, ये हमने अगर इसको 2p एज्यूम किया, तो बी से सी की तरफ दूसरा फोर्स एज्यूम करना पड़ेगा, दैट इज 3p। और तीसरा फोर्स सी से ए की तरफ एज्यूम करना पड़ेगा, इसे हम कह रहे हैं 4p। तो एक 3p हुआ और एक 4p हुआ। इस टाइप से आपको चीजें दिखाई पड़ रही हैं। तो इसी को हम लोग कह रहे हैं साइक्लिक। साइकिल में हमारे फोर्सेस लगे हुए हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। ये हमारा 2p है, ये 3p और ये 4p। अच्छा, जो जैसे ही हमने कहा कि ट्रायंगल इक्विलेटरल है, ये अंदर की साइड, अंदर की जो एंगल है 60-60 के हो गए और सारी साइड्स इक्वल हो गई। दूसरी बात क्या है कि अगर ए से बीसी पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो ये बीसी को बाइसेक्ट करेगा। सी से ए बी पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो ए बी को बाइसेक्ट करेगा। बी से अगर ए सी पर ड्रॉप करें तो इसको बाइसेक्ट करेगा। ऐसी कुछ प्रॉपर्टी जो आपको मालूम है समबाहु त्रिभुज में लागू होती है। अच्छा, अगर फोर्स सिस्टम की बात करें तो कैसा फोर्स सिस्टम है? फोर्स सिस्टम को वो देखा जाए तो एक कॉन्करेंट आपने नाम सुना है, एक नॉन कॉन्करेंट। अगर सारे फोर्स एक ही पॉइंट से गुजर रहे हैं तो वो कॉन्करेंट कहलाएगा। अगर अलग अलग बिंदु से गुजर रहे हैं तो नॉन कॉन्करेंट कहलाएगा। यहाँ देख कर देखें तो किसी भी ऐसा एक भी पॉइंट नहीं मिल रहा है जिस पर कहा जाए कि 2p 3p 4p तीनों फोर्स गुजर रहे हैं। इसलिए इस फोर्स सिस्टम को हम नाम दे रहे हैं नॉन कॉन्करेंट। नॉन कॉन्करेंट, नॉन कॉन्करेंट, ये एक नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम है। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए हमें एक ऐसी एज्यूम करना पड़ेगा, एक कल्पना करनी पड़ेगी कि इस फोर्स सिस्टम को हमें कॉन्करेंट बनाना होगा। पहले कॉन्करेंट बना के हम रिजल्टेंट निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आइए देखें। तो अगर इसको हम कॉन्करेंट बनाने की एज्यूम करें कि सारे फोर्स अगर कॉन्करेंट होते तो एक ही बिंदु से गुजर रहे होते। हमने माना कि वो पॉइंट ये है।
और इस पर एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस, इसको एक्स और वाई आप कहते हैं, ये मैंने बना दिया। ये हमारा पॉइंट है। एक बार इसको थोड़ा सही कर लें। एक एक्स और वाई एक्सिस बनाने की बात होगी और उसी पर हम सारे फोर्सेस दिखाएंगे। आइए, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। ये वो पॉइंट है जिस पर सारे फोर्स काम कर रहे हैं। तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों की बात करनी होगी। आइए देखें, इसको हम रेड पेन से दिखाना चाह रहे हैं। तो जैसे 2p फोर्स है, आप दिख रहा है 2p किधर जा रहा है, तो ये प्लस एक्स एक्सिस में जा रहा है, तो हम 2p फोर्स को यहाँ दिखा दे रहे हैं, दिस इज 2p। नेक्स्ट फोर्स 3p है। 3p को ध्यान से देखा जाए तो क्योंकि ये एंगल 60 है, यहाँ पे ये 60 डिग्री होगा, तो जाहिर सी बात अगर यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो ये एंगल हमें 30 मिलेगा। तो आप कह सकते हैं कि 3p फोर्स वाई एक्सिस से लेफ्ट साइड में 30 डिग्री पर लग रहा है। अगर मैं यहाँ से 30 डिग्री पर वाई फोर्स को दिखा देता हूँ, इस पर 3p फोर्स को दिखा देता हूँ, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस एंगल इज 30 डिग्री, इस टाइप से दिखा दिया मैंने। ओके, ये हमारा 30 डिग्री हो गया। ऐसे ही अगर देखा जाए कि 4p फोर्स की कंडीशन इसकी स्थिति देखी जाए, तो अगर इस 4p फोर्स को इधर बढ़ाएं और इसको ऐसे देखें, तो आप कहेंगे ये एंगल 60 डिग्री है, तो ये भी 60 होगा। अगर यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप चाहे तो 60 भी दिखा सकते हैं, यहाँ अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें तो ये 30 होगा, तो ये एंगल 30 होगा। इसी 30 एंगल को हम कह रहे हैं कि माइनस वाई से इसको अगर इधर दिखा दिया जाए, तो ये फोर्स हमारा 4p है, जो कि इधर से देखा जाए तो 30 डिग्री पर लग रहा है। तो इन फोर्सेस को हमने 2p 3p 4p फोर्सेस को अगर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम की तरीके से देखने की बात की, तो इस टाइप से कुछ दिखाई पड़ रहा। अब आप कह सकते हैं कि ये फोर्स सिस्टम हमारा कैसा है, ये एक कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम है। ठीक है, एक कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम है। अब इसका रिजल्टेंट निकालना आसान काम है, इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं हम लोग। देखते हैं कैसे करते हैं। तो जब ये फोर्स सिस्टम कॉन्करेंट हो गया, तो हमारा अगला कदम क्या होगा कि हम फोर्सेस को एक्स और वाई एक्सिस में रिजॉल्व कर लें। अगर 3p को रिजॉल्व करने की कोशिश करें, तो 3p का एक कंपोनेंट इस तरफ आएगा, क्योंकि 30 इस साइड में है, तो इसे आप कहेंगे 3p cos 30, 3p cos 30। ओके, ठीक। ऐसे ही इधर इसका एक कंपोनेंट जाएगा, जिसे आप कहेंगे 3p sin 30। ओके, सिमिलरली 4p को रिजॉल्व करें तो इस तरफ एक कंपोनेंट जाएगा, इसे आप कहेंगे 4p 4p cos 30, और एक कंपोनेंट इस तरफ जाएगा, इसे आप कहेंगे 4p sin 30। इसका मतलब आपने 3p को रिजॉल्व कर लिया, अब 3p की कोई जरूरत नहीं बची यहाँ पे। 4p को रिजॉल्व कर लिया, इसकी भी कोई जरूरत नहीं बची। इसके बाद हमारा अगला कदम क्या होगा कि हम सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ वाई निकालने की बात करेंगे। अगर हम बात करें सिग्मा एफ एक्स की, तो ये हमें बताता है कि एक्स एक्सिस में नेट रिजल्टेंट फोर्स कितना है। हम केवल एक्स एक्सिस का ख्याल रखेंगे। एक्स एक्सिस का मतलब कि या तो इस तरफ फोर्स लगा हो या तो इस तरफ फोर्स लगा हो, तो ये बीच में ओरिजिन है। अगर इस तरफ फोर्स लगा है तो उसे हम प्लस मानेंगे, इधर फोर्स लगा है तो उसे माइनस में लेंगे, और इसका जो एल्जेब्रिक सम होगा उसी को कहेंगे सिग्मा एफ एक्स। ये हमें ये बताएगा कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बॉडी पर लगने वाले फोर्सेस का नेट इफेक्ट किस तरफ है और कितना है। तो जैसे देखा जाए एक्स एक्सिस पे तो कितने फोर्स लग रहे हैं, एक 2p है, एक 4p sin 30 है, एक 3p sin 30 है, ये लग रहा है। लेकिन 2p प्लस एक्स में लग रहा है, जैसे प्लस का लेंगे इन दोनों को माइनस कर लेंगे। अगर मैं यहाँ लिखने की बात करूँ, तो जितने भी फोर्स प्लस एक्स एक्सिस में लग रहे हैं उसको प्लस का लिया जाए, और जितने भी फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहे हैं उसको माइनस का लिया जाए और उनको ऐड कर दिया जाए। तो अगर ऐसा करते हैं तो हम क्या पाएंगे, हमें मिलेगा कि 2p प्लस का होगा माइनस 4p sin 30,
-4p sin 30 और -3p इस तरह की हमें एक वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो ये हमारा सिग्मा एफ एक्स होगा। ठीक, तो अभी इसको मैं जरा सॉल्व कर लेता हूँ। इसे मैंने सॉल्व किया और मेरे पास जो वैल्यूज आ रही हैं वो आ रही है सॉल्व करने के बाद माइनस का 1.5p। इसे एक बार आप चेक जरूर कर लीजिएगा क्योंकि मैंने इसको अभी जस्ट कैलकुलेटर से सॉल्व किया है और मैनुअल मिस्टेक हो सकती है, तो इसको लेकिन चेक जरूर करिएगा। अगर मिस्टेक होगी तो आई फील सॉरी फॉर दैट। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ सिग्मा एफ एक्स। अच्छा, सिग्मा एफ एक्स ने हमें बताया क्या? इसने ये बताया कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर जो नेट फोर्स है वो नेट फोर्स की वैल्यू क्या है, 1.5 पी है। लेकिन क्योंकि ये नेगेटिव डायरेक्शन में है, इसका मतलब इसका जो इफेक्ट है, जो सेंस है, वो इस दिशा में लग रहा है। ये मीन्स ये तीनों फोर्स मिलके 2p 4p साइन 30 और 3p साइन 30 मिलके इस बॉडी को -x एक्सिस की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। सिमिलरली इसको हम ऐसे ही सिग्मा एफ वाई निकालने की बात करें तो जो फोर्स ऊपर लगे हैं प्लस वाई एक्सिस में उसको प्लस लेंगे, जो ऊपर लगे हैं उनको प्लस लिया जाए और जो फोर्स नीचे लगे हैं उनको माइनस में लिया जाए और इसको ऐड किया जाए। इस तरीके से अगर काम करते हैं तो दिखाई क्या पड़ता है कि 3p cos 30 ऊपर की तरफ लगा है प्लस वाई एक्सिस में, दिस इज 3p cos 30 और नीचे लग रहा है 4p cos 30। इस टाइप से मुझे दिख रहा है। इसको भी मैं जरा एक बार सॉल्व करने की कोशिश करूं तो ये वैल्यू जो आ रही है मेरे पास, ये आ रही है माइनस में, निगेटिव में आ रही है और वैल्यू शो हो रही है -0.86p। मैं फिर से कह रहा हूँ कि मिस्टेक हो सकती है, एक बार इसको आप जरूर चेक कर लें। ठीक है, तो ये वैल्यू आ रही है। कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, आप कैलकुलेशन खुद भी कर सकते हैं। यहाँ भी वैल्यू माइनस हो रही है, माइनस होने का मतलब क्या है कि ये नेट फोर्स डाउनवर्ड है। तो इन दोनों वैल्यूज से हमें ये मालूम चला कि तीन फोर्स 2p 3p 4p जब इस बॉडी पर लग रहे हैं, जब इस बॉडी पर लग रहे हैं तो इस तरफ सिग्मा एफ काम कर रहा है, इस तरफ सिग्मा एफ काम कर रहा है और उसकी वैल्यू क्या है, 1.5 पी। यहाँ माइनस नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने डायग्राम में उसकी डायरेक्शन चेंज कर दिया है और इस तरफ जो फोर्स लग रहा है इसकी वैल्यू है सिग्मा एफ वाई और इसको कह सकते हैं दैट इज 0.86 पी। अगर इसका रिजल्टेंट निकालना है, मतलब हमने किया क्या कि तीन फोर्स को दो फोर्स में कन्वर्ट कर लिया और खास बात क्या है कि इनके बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री है। राइट एंगल ट्रायंगल पे दो फोर्स लग रहे हैं, इसका अगर रिजल्टेंट निकालना है तो बाय द लॉ ऑफ पैरेललोग्राम हम एक पैरेललोग्राम बनाने की कोशिश करेंगे और इसका जो डायगोनल होगा इस पैरेललोग्राम का या इस आयत का, इस रेक्टेंगल का, ये इस डायगोनल का, ये जो डायगोनल है ये इसकी डिस्टेंस शो करेगी उस तीनों फोर्सेस का रिजल्टेंट। इसको कह रहे हैं आर। और अगर ये एंगल निकाल लें तो ये शो करेगा रिजल्टेंट की डायरेक्शन, क्योंकि फोर्स एक मैग्नेट वेक्टर क्वांटिटी है तो उसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। अब जरा आर को निकालने की बात करते हैं। तो आर का फॉर्मूला आपको सभी को मालूम है कि आर स्क्वायर विल बी सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा एफ वाई स्क्वायर। और इसको अगर सॉल्व कर लेते हैं तो आर स्क्वायर विल बी 1.5 पी का स्क्वायर और 0.86 पी का स्क्वायर। पी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा 0.86 का स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस 1.5 का स्क्वायर, यहाँ तक आएगा। इसके बाद मैं जरा इसको सॉल्व करता हूँ, आप भी सॉल्व कर लीजिए और कोशिश करिएगा कि मिस्टेक ना हो। तो इसको मैंने सॉल्व किया और रिजल्टेंट की वैल्यू मुझे क्या मिल रही है
कि R इज इक्वल टू अंडर रूट जब ले लेंगे तो आ रहा है 1.729p। दिस इज द फर्स्ट आंसर कि जो मैग्नीट्यूड होगा 2p 3p और 4p का वो 1.729p होगा। अब p की वैल्यू अगर कुछ होता तो आंसर उसमें आता, नंबर्स में आते। ये पहला आंसर हमें आ गया है, तो हमने सॉल्व कर दिया है। ठीक है, मैं फिर से कह रहा हूँ कि कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, इसलिए वैल्यूज के बारे में एक बार आप लोग ध्यान से देख लें। अभी तक ये क्लियर हो चुका है कि जो हमारा रिजल्टेंट फोर्स है वो देखा जाए तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। क्वाड्रेंट का मतलब क्या समझ रहे हैं? क्वाड्रेंट किसे कह रहे हैं? क्योंकि जो हमारा एक्स एक्सिस होता है, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये एक्स है और ये वाई है, इसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, प्रथम चतुर्थांश, और द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, चतुर्थ चतुर्थांश। ये दिखाई पड़ रहा है कि जो हमारा रिजल्टेंट है वो तृतीय चतुर्थांश या थर्ड क्वाड्रेंट में है। अब इतनी बात हमें यहाँ से मिल चुकी है, लेकिन अभी ये नहीं मालूम है कि ये कहाँ से गुजर रहा है। ये कहीं भी है पूरे स्पेस में, इस पूरे प्लेन में कहीं भी है, लेकिन ये मालूम है कि ये फोर्स थर्ड क्वाड्रेंट में है। और अगर अल्फा भी निकाल लें हम लोग इस फॉर्मूले से, जो कि पूछा नहीं गया है, लेकिन एक बार फॉर्मूला लिख लें, कभी पूछा जाए तो आप निकाल भी पाए। तो टेन अल्फा की वैल्यू क्या होगी? सिग्मा एफ वाई बाई सिग्मा एफ एक्स, और सिग्मा एफ वाई की वैल्यू क्या है? 0.86p, और डिवाइड बाई सिग्मा एफ एस की वैल्यू है 1.5p। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको अल्फा ही मिल जाएगा फिलहाल, लेकिन ये क्वेश्चन में ऐसा रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, हमें इसका दिशा मालूम है और मैग्नीट्यूड मालूम है, परिमाण और दिशा दोनों मालूम है। अब लोकेशन की बात करें तो ये हमें मालूम है कि इस पूरे फिगर में ये कहीं भी जा रहा है। मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पे कि सपोज दैट ये फोर्स जो रिजल्टेंट है यहाँ से गुजर रहा है, ये रिजल्टेंट यहाँ से गुजर रहा है, ये हमारा रिजल्टेंट है। अगर देखा जाए तो इस डाटा को मैं यहाँ पे दिखाना चाह रहा हूँ, इस ए बी डिस्टेंस को मैंने आगे बढ़ाया, तो आप कह रहे हैं कि रिजल्टेंट है जो हमें मालूम है इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 1.729p, और एंगल भी मालूम है, अल्फा हम निकाल सकते हैं, ये मालूम है। अब ये स्पेस में कहीं भी है, लेकिन इसी तरीके से है, इसको हम राइट साइड में मैंने जूम किया है, आप लेफ्ट में भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। अब हमें सिर्फ ये पता करना है कि ये पॉइंट बी से, और अगर इस पॉइंट का नाम मैं ओ दे दूं तो ओ बी की डिस्टेंस क्या है? हम एज्यूम कर लेते हैं कि यही हमें निकालना है लोकेशन, कि किसी पॉइंट से इसकी डिस्टेंस क्या है। इसकी डिस्टेंस को मैं कुछ डिफरेंट कलर से एज्यूम कर लेता हूँ, सपोज दैट ब्लू से ले लेता हूँ। ये डिस्टेंस हम निकालना चाह रहे हैं और ये डिस्टेंस है एक्स। ठीक है, अच्छा एक बात यहाँ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ स्पेसिफाइड नहीं है कि आपको डिस्टेंस लोकेशन कहाँ से दिखानी है, तो हर स्टूडेंट अपने अपने हिसाब से अलग अलग लोकेशन दिखाएगा, तो ये आंसर एक्स की वैल्यू डिफरेंट स्टूडेंट की मैच नहीं करेगी। ठीक है, तो ये एग्जामिनर के पास एक ऑप्शन होगा कि वो कहाँ से देख रहे हैं, उसके बाद आपके क्वेश्चन को बहुत ध्यान से चेक करेंगे कि आपने कहाँ से इसको निकाला है। ठीक है, तो हमें यही एक्स निकालना है। तो आइए पहले थोड़ा सा अपना स्पेस साफ कर लेते हैं इरेजर से, कि हम एक्स की बात करते हैं। एक्स को निकालने के लिए वैगनन थ्योरम का यूज करेंगे, और वैगनन थ्योरम के बारे में पिछले कई वीडियो में हम लोगों ने बात किया हुआ है, तो एक बार याद कर लीजिए। क्या कहता है वैगनन थ्योरम? कि अगर किसी बॉडी पर मल्टीपल फोर्सेस काम कर रहे हैं, मल्टीपल फोर्सेस काम कर रहे हैं, तो किसी पॉइंट के अबाउट अगर उनका मूवमेंट लेना है, तो आप चाहें तो उन मल्टीपल फोर्सेस का इंडिविजुअल मूवमेंट लें, अलग अलग लें और सम कर दें, या अगर उन मल्टीपल फोर्सेस का रिजल्टेंट आपको मालूम है तो एक ही बार मूवमेंट ले लें, रिजल्टेंट का मूवमेंट ले लें, तो भी वैल्यू वही आएगी। यही वैगनन थ्योरम था। अगर कुछ कंफ्यूजन होगा तो पिछला वीडियो आप देख लीजिएगा, और ये अपने आप से कहीं बुक से पढ़ लीजिएगा, मैं अभी सॉल्व करते समय भी कुछ इसकी डिटेलिंग करूंगा। ठीक है, चलिए, तो अब हम क्या करना है? हमें एक्स निकालना है। एक्स निकालने के लिए हमें इसमें वैगनन थ्योरम का हम लोग यूज करेंगे। और वैगनन थ्योरम क्या कहती है कि हमें इस समय बॉडी पर 2p दिखाई पड़ रहा फिगर में, कि 2p 3p 4p तीनों फोर्स ऐड कर रहे हैं, ये भी हमें मालूम है, इंडिविजुअल फोर्स भी मालूम है, और साथ में ये भी मालूम है कि इन तीनों का रिजल्टेंट क्या है। तो तीनों फोर्स मालूम है, उनका रिजल्टेंट मालूम है।
अब इस स्पेस में किसी भी पॉइंट के अबाउट अगर हम मूवमेंट लेना चाहें तो हमारे पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि 2p का मूवमेंट लें, 3p का लें, 4p का लें और बाद में उसको सम कर दें एल्जेब्रिकली। मतलब क्लॉकवाइज मूवमेंट को अगर हम लोग प्लस मान लें तो एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव मान के सम कर दें। या दूसरा ऑप्शन क्या है कि इस रिजल्टेंट का मूवमेंट ले लें इस पॉइंट के अबाउट, किसी भी पॉइंट के अबाउट, तो वो वैल्यू सेम आएगी। हम यहाँ अप्लाई करने जा रहे हैं, अप्लाई बेरिंगम थ्योरम। बेरिंगम्स थ्योरम पॉइंट कोई भी हो सकता है, किसी पॉइंट के अबाउट आप मूवमेंट ले सकते हैं। तो सबसे बेहतरीन पॉइंट जो सबसे कम कैलकुलेशंस में सॉल्व हो जाता है वो ये है कि अगर हम एक पॉइंट ले लें, इसी पॉइंट ओ के अबाउट मूवमेंट ले लें, तो अप्लाई बेरिंगम थ्योरम अबाउट पॉइंट ओ, है ना, अबाउट ओ, ओ के अबाउट हम इस थ्योरम को अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो फायदा क्या मिला, ये कहेगा क्या कि आप चाहें, बेरिंगम थ्योरम क्या कहती है, आप चाहें तो रिजल्टेंट का मूवमेंट लें और चाहे तो अब बाकी फोर्सेस का मूवमेंट लें, वो दोनों वैल्यू बराबर आएगी। ठीक है, तो आप चाहें तो अगर आपको रिजल्टेंट मालूम है और किसी पॉइंट से उसकी डिस्टेंस मालूम है, मान लेते हैं उसकी डिस्टेंस कुछ कैपिटल डी है, ये मूवमेंट, और अगर इंडिविजुअल फोर्सेज मालूम है, उसकी डिस्टेंस मालूम है, मान लीजिए इंडिविजुअल फोर्स पी है, पी आई डी आई, तो ये एक सिंपलेस्ट वे में हम वेगनर थ्योरम को लिखने की बात करते हैं। ये हमारी वेगनर थ्योरम है। आइए इसको इस पे अप्लाई किया जाए। तो हम क्योंकि मूवमेंट ले रहे हैं पॉइंट ओ के अबाउट, और ओ के अबाउट ले रहे हैं, रिजल्टेंट भी वहीं से गुजर रहा है, तो रिजल्टेंट वहीं से गुजर रहा है तो उसकी डिस्टेंस जीरो हो जाएगी। तो ये जो आर इंटू डी की वैल्यू है, आर की वैल्यू तो है लेकिन डी की वैल्यू नहीं है, क्योंकि हम पॉइंट ओ के अबाउट मूवमेंट ले रहे हैं। तो आप क्या लिखेंगे कि 1.729p इंटू डिस्टेंस कितनी हो गई, जीरो। ये तो हो गई आर इंटू डी, मतलब रिजल्टेंट का मूवमेंट पॉइंट ओ के अबाउट जीरो है। इसका मतलब इंडिविजुअल सभी को मूवमेंट लेके जोड़ा जाए तो भी जीरो ही आना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं जीरो आता है या नहीं आता है। ठीक, अब हमें बाकी तीनों फोर्सेस का मूवमेंट लेना है पॉइंट ओ के अबाउट। बहुत ध्यान से देखिए, तो इस 2p फोर्स को अगर आगे बढ़ाया जाए तो ये जाके फोर्स इसी पॉइंट ओ से गुजरता है। 2p फोर्स पॉइंट ओ से ही गुजरता है, इसलिए इसका डिस्टेंस भी जीरो होगा, तो 2p का मूवमेंट जीरो होगा। आप लिख सकते हैं 2p इंटू जीरो। ये पहला फोर्स हो गया, इसका काम खत्म हो गया। अब बात करते हैं हम लोग 3p फोर्स का। 3p फोर्स देखा जाए तो ये 60 डिग्री पर इंक्लाइंड है। इसको रिजॉल्व करें अगर 3p को, एक कंपोनेंट किस तरफ जाएगा, मैं इसको डिफरेंट कलर से ले लूंगा, इससे थोड़ा सा आसान दिखाई पड़े। 3p को अगर मैं रिजॉल्व करूं तो एक कंपोनेंट किस तरफ जाएगा 3p का, और दूसरा कंपोनेंट किस तरफ जाएगा। तो ये कंपोनेंट जो 3p cos 60 है, 3p cos 60, इसको देखिए तो यहीं से गुजर रहा है पॉइंट ओ से, इसका भी मोमेंट जीरो हो जाएगा। लेकिन जो 3p sin 60, इस फोर्स का मोमेंट आएगा तो फोर्स इनटू डिस्टेंस एक्स इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट देगा। तो कैसा मोमेंट देगा, तो ये मोमेंट देगा क्लॉकवाइज मोमेंट। मीन्स एक मोमेंट और आएगा जो कि क्लॉकवाइज होगा, हम क्लॉकवाइज को पॉजिटिव एज्यूम कर रहे हैं। तो आप लिखेंगे 3p साइन 60 इंटू एक्स, और यही एक्स हमें निकालना है, ध्यान रखिएगा। ये दूसरा फोर्स हो गया। अब जरा तीसरे फोर्स की बात करें तो ये 4p दिख रहा है, 4p में दिख रहा है, और ये एंगल 60 डिग्री था तो ये एंगल भी 60 डिग्री है। अगर इस 4p को आगे बढ़ाएं बाय लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी, तो आप कहेंगे ये 4p है। इसको रिजॉल्व करेंगे तो एक कंपोनेंट यहाँ जाएगा, एक कंपोनेंट यहाँ जाएगा। ठीक है ना, इसको दूसरे कलर से ले लेता हूँ मैं, तो दिखाई पड़ेगा कि इस 4p को हमने आगे बढ़ाया, जैसे आगे बढ़ाया तो इसका एक कंपोनेंट इस तरफ जाएगा और दूसरा कंपोनेंट इस तरफ जाएगा। अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो 4p का ये कंपोनेंट होगा 4p cos 60, और ये कंपोनेंट होगा 4p sin 60। तो देखा जाए 4p cos 60 भी बाय द लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी, देखिए पीछे बढ़ाइए तो ये भी पॉइंट ओ से गुजरेगा, इसका भी मूवमेंट जीरो हो जाएगा। अच्छा, लेकिन 4p sin 60 को देखा जाए तो ये कहते हैं पॉइंट ओ से एक डिस्टेंस पे लग रहा है। डिस्टेंस कितनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक तो 100,
और यहाँ से लेकर यहाँ तक x मीन्स पॉइंट ए और ओ के बीच के डिस्टेंस 100 प्लस एक्स है। और ये जब इस डिस्टेंस पे लगेगा तो इसका जो मूवमेंट आएगा वो एंटी क्लॉकवाइज आएगा, ऐसे घुमाएगा पॉइंट ओ के अबाउट। तो इसका मतलब इसे हम माइनस में लेंगे और इसे लिखेंगे क्या, इसे लिखेंगे हम लोग 4p साइन 60 इंटू एक्स प्लस 100। ये डिस्टेंस है, ये बिग ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट मैं यहाँ लगा रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमें एक इक्वेशन मिल गई है ना। तो इस इक्वेशन में आप देखेंगे तो आपको पी तो क्वेश्चन में गिवन है, पी तो हमें अननोन है नहीं, केवल एक्स अननोन है। इसको सॉल्व करके हम लोग एक्स को निकाल सकते हैं। जो भी एक्स की वैल्यू आएगी वही लोकेशन होगी, लेकिन एक्स की वैल्यू आपको यहाँ लिखिए कि वी आर एज्यूमिंग एक्स फ्रॉम पॉइंट, किस पॉइंट से जूम किया आपने, आपने पॉइंट बी से जूम किया है। हो सकता है कोई स्टूडेंट इसी एक्स डिस्टेंस को पॉइंट ए से या सी से जूम कर ले, तो उसके सबके आंसर डिफरेंट डिफरेंट आएंगे। ये आपको सॉल्व करना है, इसको मैं नहीं कर रहा हूँ। इसको आप करके देखेंगे, जो भी आंसर आएगा मैं मानूंगा कि आप सही कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम आपने सीख लिया है, समझ लिया है। और अगले अगले क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट वीडियो में टैकल करूंगा। थैंक यू सो मच। आपका यूथ इंजीनियर्स एकेडमी में बार बार आइए। और अगर ऑफलाइन बैच आप ज्वाइन करना चाहते हैं एसएससी जेई का, सिविल में, मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, तो आप जरूर एक बार विजिट करिए हमारे सेंटर को। थैंक यू सो मच।